मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं प्रियंका रोएला आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 3 पढ़ रहे थे हम, और अब हम इसका जो लास्ट चैप्टर है न्यायपालिका, इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। और पार्ट 2 के बाद आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यायपालिका अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में देख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, और अब हम पार्ट 2 में आपके हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ PIL के विषय में भी जानेंगे। ठीक है, तो जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं वो हमारे राज्य के शीर्ष पर होते हैं। एक तरीके से जैसे पूरे देश में न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट्स की स्थापना की गई है। एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो सबसे सर्वोच्च शिखर होता है न्याय का, और इसके अंतर्गत हाई कोर्ट्स को रखा गया है। और हर राज्य में अपना उसका एक हाई कोर्ट होता है, मतलब उच्च न्यायालय होता है जो वहाँ पे न्याय प्रदान करने का कार्य करता है। और किसी भी हाई कोर्ट के लिए उसके जो राज्य के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र आता है वो उसका कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है, तो राज्य में न्याय के शीर्ष पर उच्च न्यायालयों को रखा गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक उसके कार्यों, उससे संबंधित उसकी संगठन या फिर उसके न्यायाधीशों के बारे में, जितने भी उसको नियुक्ति करनी है, इनका कार्य है, उनको कैसे पद से हटाना है, क्या उनकी योग्यताएं हैं, वो सब आपकी 214 से लेकर 231 तक वर्णित की गई हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में देश में 24 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से 6 साझा न्यायालय हैं। साझा का मतलब ये है कि किसी भी दो स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट का बनाना, या फिर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को मिला के एक हाई कोर्ट की स्थापना करना। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे आपका पंजाब और हरियाणा, ठीक है, आपके दो स्टेट हैं लेकिन इनके लिए एक ही हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है जो चंडीगढ़ में बना हुआ है आपका। और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है जिसका कार्य भी यही हाई कोर्ट संभालता है। तो यहाँ पर हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो संसद है, ये जो संविधान है, उसने ये कार्य दिया हुआ है उच्च न्यायालय को कि एक उच्च न्यायालय किसी एक स्टेट में भी काम संभाल सकता है, किसी दो स्टेट का काम भी संभाल सकता है, या फिर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का भी काम या केंद्र शासित प्रदेश का काम संभाल सकता है। इसी प्रकार से जो ये 6 साझा उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है, इसके अंतर्गत कुछ राज्यों को मिला के या किसी एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश को मिला के यहाँ पर स्थापना की गई है। जैसे अगर आप नॉर्थ की तरफ बात करेंगे, जहाँ हमारी 7 सिस्टर्स हैं, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इन सब के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की गई है, और यही हाई कोर्ट इन सभी क्षेत्रों पर अपना कार्यक्षेत्र निर्णय देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उच्च न्यायालय के गठन की, कि उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार किया जाएगा, वहाँ पर कितने न्यायाधीश होंगे, कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट्स में होते हैं, और अन्य न्यायाधीश होते हैं। बस यहाँ पे एक बात का डिफरेंस है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं वहाँ पे संख्या बताई गई है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कितनी संख्या में जो न्यायाधीश होंगे वो, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से जो एक होते हैं वो हमारे मेन होते हैं, और बाकी के जो 33 होते हैं वो उनकी सहायता के लिए होते हैं। जबकि जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, जो राज्य के स्तर पे काम करते हैं, वहाँ पे एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। लेकिन इनकी जो संख्या है वो कहीं भी लिखी नहीं गई है, कहीं भी बताई नहीं गई है कि कितनी संख्या में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। संविधान या संसद टाइम टाइम पर इस चीज़ का निर्धारण करती है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारण किया जाता है कि कितने न्यायाधीश किसी राज्य के न्यायालय में रखे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो जो ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, इनको जो पोस्ट दी जाती है, या फिर ये जाना जाता है कि किस व्यक्ति को इस पोस्ट पे रखा जाएगा, वो वहाँ के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा ही ये काम किया जाता है, लेकिन राज्यपाल की सलाह पे किया जाता है। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मेन चीफ जस्टिस होते हैं, वो क्या करते हैं, इनके साथ साथ जो किसी राज्य का राज्यपाल होता है, एक राज्यपाल किसी राज्य में वही स्थिति रखता है जो हमारे देश में राष्ट्रपति की होती है। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और किसी राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य में न्यायाधीश चुना जाना है, तो उन दोनों की सलाह पे क्या किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और बाकी जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। बाकी जो उच्च न्यायालय होते हैं इनके न्यायाधीश के लिए 62 वर्ष की आयु रखी गई है। वहीं जो आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके लिए 65 वर्ष की आयु रखी गई है कि 65 वर्ष की आयु तक वो काम कर सकेंगे न्यायालय में, जबकि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। जहां हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, अपने कार्य को छोड़ सकते हैं। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी ये काम कर सकते हैं, वे अपने 62 वर्ष की आयु को पूरा होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकते हैं, अपना पद खाली कर सकते हैं। ठीक है, और इस बात में भी यही सिमिलैरिटी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है वह वैसी ही है जैसे उच्चतम न्यायालय में है। जैसे हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको 2 आधारों पर हटाया जा सकता है, कदाचार और अयोग्यता के आधार पर। ऐसे ही जो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनको भी कदाचार साबित होने और अयोग्यता की स्थिति में ही उनके पद से हटाया जा सकता है। अगर कोई मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश किसी ऐसे कार्य में संलिप्त पाया जाता है या कोई आरोप उस पर लगता है किसी गलत काम को करने का, उस स्थिति में या फिर जो योग्यता निर्धारित की गई है संविधान के द्वारा कि किस योग्यता के आधार पर कोई न्यायाधीश चुना जा रहा है, अगर वो योग्यता नहीं पाई जाती कि पूरी नहीं है ये योग्यता उनके पास, तो उस स्थिति में किसी न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। और इस हटाने की प्रक्रिया में जो आपके लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही साथ आपके जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होते हैं वो भाग लेते हैं। और जैसे लोकसभा में 100 लोगों के साइन द्वारा फाइल रखी जाती है उनको हटाने की, और राज्यसभा में 50 लोगों के साइन द्वारा रखी जाती है, सेम एज इट इज प्रक्रिया जो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में होती है वही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए भी की जाती है उनको हटाने के लिए। ठीक है, अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसका जो पार्ट 1 है उसको देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम जानेंगे कि जो ये मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है इसके लिए क्या क्या योग्यताएं आवश्यक है। तो एक व्यक्ति को क्या योग्यता ऐसी चाहिए जिसकी वजह से वह न्यायाधीश बन सके। तो सबसे पहले तो बात आती है हमारे देश में कोई भी सरकारी उच्च पद जो होता है वहाँ पर नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट तो ये है आपकी। सेकंड आपकी आती है कि उन्होंने काम किया हो किसी भी अदालत में, किसी व्यक्ति ने 10 सालों का अनुभव होना चाहिए उनके पास। ठीक है, 10 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक अदालत में काम करने का। और साथ ही साथ वो किसी हाई कोर्ट में, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी हाई कोर्ट में 10 सालों तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, मतलब वकील रहा हो, 10 सालों का अनुभव हो उनके पास हाई कोर्ट का। और यहाँ पे जो 10 साल मेंशन किए गए हैं ये न्यायिक कार्य के लिए, मतलब इसमें लोअर कोर्ट भी शामिल है कि लोअर कोर्ट में काम किया हो या किसी अन्य कोर्ट में काम किया हो निचले अदालतों में, तो उन अनुभवों को रखा जाता है। या फिर किसी हाई कोर्ट में, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में उन्होंने 10 साल तक वकील के तौर पे काम किया हो, तो उसी व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय में चुना जा सकता है। जबकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी भारत का नागरिक होना आवश्यक है किसी व्यक्ति को, और साथ ही साथ उसको क्या ज़रूरत है कि 5 साल तक वो किसी भी हाई कोर्ट का जज रहा हो, और साथ ही साथ 10 साल के वकील का अनुभव भी होना चाहिए उस व्यक्ति के पास, तभी क्या हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। जबकि जो आपके हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे हाई कोर्ट के वकील के तौर पे 10 साल का अनुभव, और साथ साथ निचली अदालतें जो होती हैं वहाँ पे काम करने का 10 साल का एक्सपीरियंस प्लस भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति देख ली, उनको पद से हटाने की स्थिति देख ली, और साथ साथ उनकी योग्यताएं देख ली। अब हम देखेंगे कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्राधिकार आते हैं। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 6 अधिकार आते हैं, 6 क्षेत्राधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें से जो आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत 4 भाग दिए गए थे, वो भी हमने अच्छे से डिटेल में पढ़े थे वहाँ पे। अब हम यहाँ पे हाई कोर्ट्स के बारे में देखेंगे।
तो अनुच्छेद 225 के अंतर्गत मूल क्षेत्राधिकार दिया गया है हाई कोर्ट्स का, उच्च न्यायालय का, जिसके अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न और साथ ही साथ जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं उनसे संबंधित अगर कोई मामला होता है तो उच्च न्यायालय में उस चीज़ के लिए अपील की जा सकती है, केस डाला जा सकता है और जो उच्च न्यायालय होगा वो उस पर अपनी सुनवाई देगा। नेक्स्ट आते हैं आपके अपीली क्षेत्राधिकार। तो अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो कोई भी व्यक्ति होगा वह अपील कर सकता है उच्च न्यायालय में किसी भी ऐसे प्रश्न को लेके जो उसके मतलब किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है और उसके बारे में कोई केस डाल सकता है, अपील कर सकता है, या फिर कोई ऐसा कार्य जो आपके नीति निर्देशक तत्व जो हमने पढ़े थे, पर्यावरण से संबंधित मामला या फिर सड़क परिवहन से कोई मामला जुड़ा हुआ है या अन्य कोई ऐसा मामला है जिसमें अपील कर सकता है वह, या कोई कानूनी ऐसा मामला है जिसमें कानून अपना सही निर्णय ना दे रहा हो तो उसके लिए भी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। नेक्स्ट आपके आते हैं अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत कोई भी हाई कोर्ट अपने जो निचली अदालत होती है, हाई कोर्ट से नीचे के जो कोर्ट्स होते हैं जिनको हम लोअर कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, तो उनमें अगर कोई केस बहुत लंबे टाइम से पड़ा हुआ है तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वह अपने पास उन केसेस को मंगवा सकता है, उनके बारे में जितनी भी फाइल्स हैं उनको अपने पास मंगवा सकता है और उन पर निर्णय दे सकता है। या फिर अगर हाई कोर्ट देखता है कि अधीनस्थ न्यायालयों के पास कोई ऐसा मामला या ऐसा कोई केस लंबित है बहुत टाइम से जो संविधान से जुड़ा हुआ है, संविधान से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है उसमें निहित है, तो तब भी उस स्थिति में जो हाई कोर्ट है वो अपने पास उन केसेस को मंगवा सकता है। नेक्स्ट आते हैं आपके 226 के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार। तो रिटें जो है आपके मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जारी की जाती हैं। जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हमने देखा था कि रिट क्षेत्राधिकार आते हैं, जो रिटें आपके आर्टिकल 32 में दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है कि मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में वे रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से संबंधित व्याख्याएं दे सकते हैं। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट इस मामले में ज़्यादा विस्तृत या फिर ज़्यादा मोस्ट पावर रखता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है जितनी हाई कोर्ट के पास है रिट क्षेत्राधिकारों के माध्यम में, क्योंकि जो आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ रिट क्षेत्राधिकारों में दे सकते हैं, मतलब मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में दे सकते हैं सुनवाई। लेकिन जो आपके हाई कोर्ट्स हैं वो कानूनी मामलों में भी दे सकते हैं। अगर कानूनी तौर पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव हो रहा हो, या कह सकते हैं कि अगर कोई दो व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई अपराध किया है और अपराध एक है, सेम है, लेकिन उनको जो सज़ा है वो अलग अलग दी जा रही हो, तो इस मामले में भी हाई कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र जो है वो हाई कोर्ट का है रिट क्षेत्राधिकार में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लास्ट मतलब आपके मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़्यादातर इसको लेके क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, जिसे हम PIL या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से भी जानते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो आपका जनहित याचिका है इसके जो पिता हैं वो जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल मतलब TN भगवती को कहा जाता है, जो आपके एक जज रहे थे। ठीक है, हमारे न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, जस्टिस PN भगवती को जनहित याचिका का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले जो जनहित याचिका है इसका कॉन्सेप्ट लेके आए थे। जनहित याचिका का अर्थ होता है ऐसा कार्य या फिर एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक हित के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, भले ही वह उससे सीधे प्रभावित ना हो। इसका मतलब ये है कि मानिए कि कोई व्यक्ति है जिसने कोई मतलब मानिए कि कोई सड़क है, ठीक है, सड़क वो खराब हो रही है, वहाँ पे गड्ढे वगैरह हो रहे हैं, तो कोई व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था और वो गिर गया वहाँ पे और उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई, या फिर ये कह सकते हैं कि उसकी डेथ हो गई वहाँ पे। तो उससे संबंध और किसी व्यक्ति ने देखा कि ये काम यहाँ पे गलत हो रहा था, तो वो क्या कर सकता है, वो हाई कोर्ट में जाके उसके लिए या सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकता है या जनहित याचिका डाल सकता है। मतलब यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता कि जो व्यक्ति उस
चीज़ से प्रभावित हो या फिर उस चीज़ में संलिप्त हो या उस चीज़ में उसको ही कोई हानि पहुंची है, वही जाके उसमें अपील करेगा। यहाँ पर ये एक चीज़ बदली हुई है कि जहाँ हम देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही मामले लिए जाते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी चीज़ से पीड़ित है और वही जाके अपनी याचिकाएं या केस डलवा सकते हैं। वहीं जो आपकी जनहित याचिकाएं होती हैं, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जो उस क्षेत्र से या उस अपराध से या उस मामले से संबंधित ना भी हो, वो भी जाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। यहाँ पर न्यायिक सक्रियता जो जनहित याचिका से इस प्रकार संबंधित है कि न्यायाधीशों द्वारा समाज में बदलाव लाने और न्याय को सुगम बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना क्या कहलाता है? न्यायिक सक्रियता कहलाता है। मतलब न्याय को तुरंत देना या फिर तीव्रता से न्याय करना किसी भी केस के ऊपर या किसी भी मामले के ऊपर। तो न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत जो आपके विधायिका और कार्यपालिका के कार्य हैं, विधायिका के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है और कार्यपालिका के द्वारा उनको लागू किया जाता है या देखा जाता है कि वे जो कानून हमने लागू किए हैं वो ठीक से लागू हुए हैं या नहीं। तो इस कार्य को भी अब क्या हो गया है, इस क्षेत्र के कार्य को भी जो न्यायालय है, जुडिशरी है, उसने अपने अंदर ले लिया है। एक तरीके से कह सकते हैं हम आर्थिक तौर पर कह लीजिए या आप अलग किसी तौर पे कह लीजिए, जो आपका न्यायालय है वो इन मामलों पे भी सुनवाई कर सकता है। जो न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका है, इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है हमारे न्यायालय पे या जुडिशरी पे। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है इसका कि जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। केसेस के मामले दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं न्यायालय के पास, क्योंकि हर एक क्षेत्र आजकल ऐसा हो गया है जिसमें जो न्यायालय है वह सुनवाई दे सकते हैं, उन मामलों को अपने पास ले सकते हैं। तो उनके ऊपर काम का बोझ काफ़ी बढ़ गया है। साथ ही साथ जो आपकी कार्यपालिका है, इसको न्यायपालिका ने बाध्य कर दिया है इस चीज़ पर कि अगर वो कोई कानून लागू कर रहे हैं तो वो उसका ठीक से जांच करें, उसमें ठीक से सुधार करें, जिससे कि जनता को उस चीज़ को लेके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जो आपके PILs होते हैं, जनहित याचिकाएँ होती हैं, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति या समूह है, कोई भी ग्रुप है लोगों का या कोई एक इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है, वो जाके जनहित याचिकाओं को दायर करवा सकता है न्यायालय में। और यहाँ पर वो व्यक्ति भी जा सकते हैं जिनको किसी प्रकार से नुकसान ना हुआ हो और वो किसी और के लिए इसको डलवाना चाहते हो कि किसी और व्यक्ति को या किसी और समूह को किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो रही है देश में जिसमें सार्वजनिक हित व्याप्त हो, मतलब कि देश मामलों से जुड़ा हुआ कोई ऐसा क्षेत्र, ना कि कोई पर्सनल मामला। तो पर्सनल मामले को ना छोड़ते हुए बाकी जो अन्य मामले हैं जो सभी के लिए ज़रूरी हों, ऐसी चीज़ों को लेकर जनहित याचिका के तौर पर कोर्ट में जाके याचिकाएं डाली जा सकती हैं। तो ये आपके न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका थी, जिसके द्वारा जो न्याय है उसको और ज़्यादा स्पष्ट तौर पे और ज़्यादा विस्तार में न्यायालय जो है वो कार्य कर सकता है समाज के लिए। हम देखेंगे कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो जिन पर कार्य करने का या फिर निर्णय देने का अधिकार केवल कार्यपालिका का है, जैसे कि आपका प्रदूषण का कोई मामला हो गया या सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ कोई मामला हो गया या फिर भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मामला है, ठीक है। तो इन पर जो कार्य करने का अधिकार है वो कार्यपालिका का है। लेकिन न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका के माध्यम से ये जो क्षेत्र हैं ये भी किसके अंडर आ गए हैं, न्यायालय के अंतर्गत आ गए हैं। और जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता में एक बात ये कॉमन है कि इनको लेके हम हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी में भी जा सकते हैं, किसी में भी इनकी सुनवाई की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधीनस्थ न्यायालय या लोअर कोर्ट्स। हमने देखा था कि जो हमारे न्याय प्रणाली है या हमारी जुडिशरी है उसका ढांचा कैसा है, उसका ढांचा त्रिकोण रूप में है, आपका प्रिज्म के रूप में है, जहाँ पर सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, फिर हमारा हाई कोर्ट है और फिर सबसे निचले पायदान पे हमारे लोअर कोर्ट्स आते हैं। और लोअर कोर्ट्स को भी आगे काफ़ी सारे डिविजन्स में काफ़ी सारे अलग अलग पायदानों पर रखा गया है। तो जो आपके अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में अपना एक हाई कोर्ट होता है और उस राज्य के अंतर्गत ही एक राज्य को कई सारे जिलों में बांटा जाता है और हर एक जिले का अपना अपना एक जिला न्यायालय बनाया जाता है, जिनको हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। और यह जिला न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं आपके, इनको वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं या फिर स्टेट सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको वहाँ पर नियुक्त किया जाता है एज अ जज के तौर पे। आपका अनुच्छेद मतलब संविधान के अंतर्गत भी अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई है और इनके कार्यों को, इनके संगठन को, शक्तियों को और क्षेत्राधिकारों को
अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के अंतर्गत रखा गया है, संवैधानिक स्थिति दी गई है। अब हम देखेंगे कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो दो पार्ट्स में आपके अधीनस्थ न्यायालयों को बांटा गया है। पहले आते हैं आपके सिविल न्यायालय और दूसरे आते हैं आपके आपराधिक न्यायालय या सत्र न्यायालय भी हम इनको बोलते हैं। जो आपका आपराधिक न्यायालय है इसको सत्र न्यायालय भी बोला ही जाता है। जो आपका सिविल न्यायालय होता है इसमें एक जज नियुक्त किया जाता है जिसको जिला न्यायाधीश कहते हैं, और उसी व्यक्ति को आपराधिक मामलों में या सत्र न्यायालय के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति सिविल न्यायालय मतलब कि राजस्व या पैसों से जुड़ा हुआ कोई भी मामला देखता है तो उसको जिला न्यायाधीश कहा जाएगा, और जब कोई व्यक्ति अपराध से जुड़ा हुआ कोई मामला या केस को देखेगा, उसको सुनवाई करेगा तो उसको सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा। ठीक है। और जब जिला न्यायालय के अंतर्गत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश होते हैं और साथ ही साथ आपका प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश होते हैं और मुंसिफ न्यायालय होते हैं। तो सिविल न्यायालय को ये 5 तौर पर बांटा गया है जिसमें अलग अलग चीज़ों को देखा जाता है। जैसे मुंसिफ न्यायालय में भूमि से जुड़े हुए जितने मामले होते हैं उनको देखा जाता है। प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायालय न्यायाधीशों में थोड़े से भूमि से जुड़े हुए जो बड़े मामले होते हैं, पैसों से भी संबंधित जो मामले होते हैं पैसे और भूमि के, वो देखे जाते हैं। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के अंतर्गत जो लोग होते हैं जिन्होंने कोई मतलब पैसों से जुड़ा हुआ कोई अपराध किया हो उनको सुना जाता है। फिर आता है आपका आपराधिक न्यायालय। आपराधिक न्यायालय के अंतर्गत जो अपराध से जुड़े हुए जितने भी केस होते हैं उनकी सुनवाई की जाती है, और इसके अंतर्गत जो सुनवाई करते हैं उनको सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। इसके अंतर्गत 3 आपके न्यायालय आते हैं, जैसे आपके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के होते हैं और फिर द्वितीय श्रेणी के होते हैं। इसके अंतर्गत जो अपराध से जुड़े हुए मामले हैं उनको देखा जाता है। लेकिन जो आपराधिक न्यायालय होते हैं उनके अंतर्गत अगर किसी केस की सुनवाई की जाती है तो उनके द्वारा सिर्फ 2 ही प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं, या तो जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर 7 साल मतलब मैक्सिमम 7 साल तक की किसी व्यक्ति को सज़ा दी जा सकती है। जो आपका अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ये मृत्युदंड देने का जो प्रावधान है या मृत्युदंड देने का जो अधिकार है वो नहीं रखते हैं, और अगर दिया भी गया है तो जो आपके हाई कोर्ट होगा उस राज्य का उससे पहले परमिशन ली जाएगी कि ये केस हमारे पास आया है और इसमें मृत्युदंड ही एकमात्र समाधान है। तो अगर हाई कोर्ट परमिशन देता है तभी उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा, अन्यथा के तौर पर जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो केवल जुर्माना और मैक्सिमम 7 साल की जेल की सज़ा के तौर पर ही दंड दे सकते हैं। ठीक है। तो अब ही हमारा चैप्टर जो है यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 3 हमारा ज्यूडिशरी या न्यायपालिका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको इसको लेके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो माइंड में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।